गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण कक्षा में। तो बच्चों, आज हम क्रिया पढ़ेंगे। बहुत ही सरल टॉपिक है जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। तो सबसे पहले हम इसके उद्देश्य जानेंगे कि क्रिया को पढ़ने के क्या उद्देश्य हैं। तो देखिए, नंबर 1, क्रिया के सही रूपों की जानकारी होना। हम क्रिया के सही रूपों को जान सकेंगे। नंबर 2, क्रिया संबंधी अशुद्धियों को दूर करना। जो हम क्रिया रूपी अशुद्धि दूर करते हैं उनको हम आसानी से दूर कर सकेंगे। नंबर 3, वाक्य में क्रिया की पहचान करना। तो वाक्य में जो क्रियाएं आती हैं उनको हम आसानी से पहचान सकेंगे। तो इस पाठ के अंतर्गत हम सबसे पहले पाठ में सिर्फ और सिर्फ परिभाषा देखेंगे, भेद देखेंगे और एक पॉइंट आता है धातु, इसको देखेंगे और हम इनको विस्तार पूर्वक आगे लेकर चलेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा देखिए बच्चों ध्यान पूर्वक। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो वे क्रिया कहलाते हैं। तो बच्चों, जब हम कुछ काम करते हैं उसमें जो हम काम कर रहे होते हैं वही क्रिया है। क्रिया मीन्स कोई भी काम करना। देखिए, जैसे बकरी घास चर रही है। अब इस चित्र में बकरी क्या काम कर रही है? घास चर रही है, मीन्स वो खा रही है। तो बकरी ने क्या काम किया? चरने का काम किया, तो ये क्रिया हुई। अब दूसरे वाक्य में देखिए, दूसरे उदाहरण में देखिए कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चे क्या काम कर रहे हैं? वो उड़ा रहे हैं, उड़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। धातु। धातु क्या होता है? देखिए, धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खा, पी, गा, नाच, लिख। देखिए, मैंने कुछ यहाँ पर शब्द लिखे हैं। खाना, पीना, गाएगा, गाना, नाच, लिखना या लिखा। तो आप इनके अंतर्गत देख सकते हैं कि जो रेखांकित शब्द हैं, लाल रंग से रेखांकित किए गए हैं, वे शब्द या वे धातु रूप हैं क्रिया शब्द के। ठीक है, मतलब किसी भी क्रिया के क्रिया शब्द का जो मूल रूप होता है उसको हम धातु कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ऊपर लिखा है खा, पी, गा, नाच, लिख। ये सब धातु हैं। अगर हम इसमें ना, गा, नाच ये सब ऐड कर देंगे तो ये क्रिया शब्द बन जाएंगे। ठीक बच्चों? यस। तो आगे देखिए, क्रिया के भेद। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, क्रिया के सिर्फ 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। अपने दिमाग में इन दोनों को सेव कर लीजिए कि क्रिया के सिर्फ 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो अब हम इनको उदाहरण सहित समझेंगे। चलिए, नंबर 1 अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? देखिए, जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब जिन क्रियाओं का फल किसी वाक्य में जैसे कोई क्रिया है, अब उस क्रिया का फल सिर्फ कर्म पर पड़ रहा है। कर्म मतलब कि उसमें जो काम हुआ है। ठीक है, जैसे कि देखो, मैंने एक उदाहरण आपके लिए लिखा। गायक गीत गा रहा है। गायक गीत गा रहा है में क्रिया है गा रहा है। क्या क्रिया है? गा रहा है। और इसमें कर्म है गीत। ठीक है, और करता है गायक। तो जो क्रिया का जो फल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कर्म पर पड़ रहा है। गा रहा है कौन? क्या गाया है इसमें? गीत। तो इस क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, तो इसीलिए ये सकर्मक क्रिया हुई। ठीक है, आगे चलेंगे।
सकर्मक क्रिया के दो भेद। अब छोटे छोटे से सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। एक आता है नंबर एक कर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ एक कर्म होता है, जिन क्रियाओं के साथ एक ही कर्म होता है तो वो एकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि माँ खाना बना रही है। अब इसमें बना रही है क्रिया हो गया बच्चों, ठीक है। अब माँ ने क्या काम किया है? खाना बनाने का काम किया है, एक काम किया है, ठीक है। तो ये एकर्मक क्रिया हुई। आगे चलेंगे नंबर 2, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया यानी कि जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म पाए जाते हैं। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जिनमें दो कर्म पाए जाते हैं तो वो द्विकर्मक क्रिया हुई। इसका उदाहरण आप ध्यानपूर्वक देखिए। अध्यापक जी ने हमें पाठ पढ़ाया। अध्यापक जी ने हमें पाठ पढ़ाया, इसमें क्रिया क्या हुई? सबसे पहले हम क्रिया को पहचानते हैं कि क्रिया क्या हुई, क्या काम किया अध्यापक जी ने? पढ़ाया, हमें पढ़ाने का काम किया है, ठीक है। तो इसमें किसे पढ़ाया? हमें पढ़ाया, ठीक है। क्या पढ़ाया? पाठ पढ़ाया। तो जो इसमें क्रिया शब्द आया है बेटा, पढ़ाया, इसके साथ दो कर्म जुड़े हैं। क्या क्या कर्म किए? एक तो हमें पढ़ाने का काम, और क्या पढ़ाया? पाठ पढ़ाया। तो इसमें क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े हैं, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया है, ठीक है। यस, आगे चलेंगे, क्रिया का दूसरा भेद पढ़ेंगे, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया देखिए बहुत ही सरल है। जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता, जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता और क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्ता मीन्स करने वाला, जिसने काम किया है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। जैसे कि उदाहरण देखेंगे, पहला है राम हंसता है। राम हंसता है। हंसता है क्या है? क्रिया है, ठीक। अब इस हंसने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मुझे ये बताइए। कर्ता पर ही तो पड़ेगा। कौन हंस रहा है? कर्ता हंस रहा है जो राम है, ठीक है। तो इसमें कर्म नहीं है, इसमें सिर्फ क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया होती है। नंबर 2 देखिए, मोहन सो रहा है। मोहन सो रहा है, ठीक है। अब मोहन सो रहा है, इसमें क्रिया हुई सो रहा है, वो सोने का काम कर रहा है। कौन सो रहा है? मोहन सो रहा है। तो मोहन पर सारा का सारा प्रभाव पड़ा है सोने का, क्रिया का प्रभाव मोहन पर पड़ा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया हुई। इन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया कहलाती है। धन्यवाद।